मैं राजनीति से बहुत कोसों दूर रहा हमेशा ज़िंदगी में। मध्य प्रदेश एक पिछड़े राज्य में सिरमौर हमारे सबसे पिछड़ा क्षेत्र था। मेरे पिताजी भी कांग्रेस से विधायक थे, मेरे दादाजी भी कांग्रेस से सांसद थे। तो कई गांव जो छूटे हुए थे, टोले मजरे, उनको भी हम लोग जोड़ने का काम करेंगे। टिकवा गांव में जो हमारा महाविद्यालय खुला है, मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि हमने जो कॉलेज खुलवाया, काफी विरोध हुआ उसमें बीच में डभौरा वोरा जाने का, लेकिन जहाँ खोला आज पूरे जवाब क्षेत्र के लड़के बच्चों की वहाँ पर शिक्षा प्राप्त हो रही है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि अभी बेरोजगार घूम रहे हैं, तो उनके लिए हम चाहते हैं कि वहाँ पे कोई ना कोई इंडस्ट्रियल एरिया आए। माननीय मोहन यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमारे मध्य प्रदेश में लाने का काम किया है। नमस्कार, मैं शिवेंद्र पब्लिक वाणी में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो 3 बार से लगातार विधायक हैं। राजशाही से इनका इतिहास है। फिलहाल जनतंत्र में जनता के सेवक हैं। इस चर्चा के लिए मैं बहुत उत्सुक हूं। इसकी वजह यह है कि जहां से ये विधायक हैं उसी क्षेत्र से मैं भी आता हूं। और उत्सुकता की वजह यह नहीं है कि हमारे क्षेत्र के विधायक हैं, बल्कि वजह यह है कि मैं जो देखता हूं अपने क्षेत्र में, जो कमियां देखता हूं, जो विकास देखता हूं, इसकी चर्चा मैं आज करने वाला हूं विधायक जी से। तो दिव्यराज सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पब्लिक वाणी में। धन्यवाद। कैसे हैं आप? बस मैं ठीक हूँ, आप पूछिए जैसा जो आपको सवाल करना है। तीसरा टर्म है ये आपका, 12 साल से आप विधायक हैं। जी। कैसे देखते हैं इस जर्नी को? कितना विकास हुआ और कितना भी अछूता रह गया है, उसे अभी छूना है? देखिए, जैसा कि आपने मेरे बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया कि मैं राज परिवार से आता हूं और कहीं ना कहीं राजनीतिक परिवार भी वो रहा है जी। लेकिन स्वयं को अगर मैं देखूं तो मैं राजनीति से बहुत कोसों दूर रहा हमेशा ज़िंदगी में। जी। जब मैं रीवा में आया और फिर राजनीति करने का मेरी इच्छा जाहिर हुई, भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने के बाद मुझे अचानक से सिरमौर की जिम्मेदारी दी गई। और सिरमौर एक ऐसा क्षेत्र, जब मैंने वहाँ पर घूमा, जाना, उसके बारे में उसकी भौगोलिक स्थिति देखी, तो मैंने ये देखा कि सिरमौर एक रीवा जिला, हम पहले ही कहते थे कि मध्य प्रदेश एक पिछड़ा राज्य था। जी। और मध्य प्रदेश एक पिछड़े राज्य में विंध्य उसमें ही और पिछड़ा क्षेत्र था। जी। और उस पिछड़े क्षेत्र में भी सिरमौर हमारे सबसे पिछड़ा क्षेत्र था। तो सिरमौर हमारा अति पिछड़ा क्षेत्र कहलाया जाएगा। और निश्चित रूप से वहाँ पर जब मैं विधायक, जैसे मैंने पहली बार जब मैं वहाँ पर चुनाव लड़ा और मैंने देखा कि अधिकांश गांवों में सड़कें तक नहीं थी, बिजली तक नहीं थी और एजुकेशन की भी हालत काफ़ी ख़राब थी, एक भी शासकीय महाविद्यालय तक नहीं थे। तो इन सब चीज़ को देखते हुए हमने एक रोड मैप बनाया कि हम अपने सिरमौर क्षेत्र में सर्वप्रथम, देखिए हर नेता जरूर कहता है कि हम बेसिक नीड्स करना चाहते हैं, तो वो बेसिक नीड्स, क्योंकि जब तक बेसिक नीड नहीं पूरी है तो उसके आगे हम सोच ही नहीं सकते हैं। तो बेसिक नीड को हमने पूरा करने का प्रयास किया है। 5 साल में हमने रोडों का जाल बनवाया, बिजली की उपलब्धता हर गांव में पहुंचाई और शिक्षा में हमने काफ़ी हद तक फोकस किया, शिक्षा में और स्वास्थ्य में। तो ये हमने काम ये अपने पिछले 12 साल में किए हैं और ये निरंतर करते चले जा रहे हैं। अभी आपने सड़क की बात की, ये सवाल मैं आपसे थोड़ी देर बाद पूछूंगा। जी। अभी मुझे याद आ रहा है कि वो 2012 या 11 की बात है, आप पनवार आए थे जब आप कांग्रेस में थे। मैं भी गया था, ऐसे ही वहां से निकला तो मैं वहां पे रुक के, वो बच्चा था तब नहीं समझता था, तब आप कांग्रेस में थे, अभी आप बीजेपी में हैं। तो कांग्रेस में बीजेपी तक का सफर कैसे रहा? कैसे आपका आना हुआ कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा परिवार जो था वो अधिकांश रूप से पहले कांग्रेस में था। मेरे पिताजी भी कांग्रेस से विधायक थे, मेरे दादाजी भी कांग्रेस से सांसद थे। मेरी दादी जरूर भाजपा से ज्वाइन करी, उन्होंने भाजपा से लोकसभा चुनाव भी लड़ा था। और जो मेरा कांग्रेस का कार्यकाल था वो काफ़ी शॉर्ट लिव्ड था, मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं 1 साल भी कांग्रेस में नहीं रहा। और कुछ ऐसी परिस्थिति बन गई थी कि मुझे कांग्रेस में जबरदस्ती ले गया गया था। लेकिन कह नहीं सकते लेकिन जबरदस्ती, लेकिन कहीं ना कहीं हम वहाँ पे पहुँच गए थे कि एक पारिवारिक दबाव था कि भाई कांग्रेस से हमेशा रहे हैं, तो उससे मैं गया था। बट कांग्रेस में मैंने 8-9 महीने उसमें काम किए, मुझे काम करने में बहुत उसमें घुटन सी महसूस होती थी और इसीलिए मैंने उसी समय भाजपा ज्वाइन कर ली। और कांग्रेस की वर्किंग में और भाजपा की वर्किंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। निश्चित रूप से कांग्रेस में हम देखते हैं कि बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है उनका। भाजपा एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड संगठन है और संगठन एक अच्छे रूप से काम करता है। और खासकर मैं देखता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी निरंतर गरीब जनता जनार्दन के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, जहां हम देखते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहती है, वहां विकास में तीव्र गति आ जाती है।
तो भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने के बाद से निरंतर मैंने देखा है कि भाजपा में एक पॉजिटिव सोच और पॉजिटिव काम करने का एक तौर तरीका है, और वो निरंतर अंतिम छोर के व्यक्ति को भी लाभ पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती आ रही है, और वही उसी लक्ष्य को हम लोग लेकर के चल रहे हैं। आपने सड़कों की बात की, अभी बरसात में कई ऐसे वीडियो वायरल हुए, चाहे वो जवा का जो क्षेत्र है, सितलाहा नगमा वाला जो क्षेत्र है, वो टमस के किनारे का, वहां के कई ऐसे वीडियो वायरल हुए, गांवों में सड़क नहीं है, लोग खाट में लाद के किसी भी मरीज को हॉस्पिटल तक पहुंचा रहे हैं। चाहे फिर वो सुदामापुर या मदरी की सड़क की बात हो, वहां अभी तक सड़क नहीं है। कई बार, क्योंकि मैं अभी मदरी का हूं, तो आप जब भी आए वहां, तो गांव के कई लोग इकट्ठा होकर आपसे इसकी चर्चा हुई कि सड़क बने, लेकिन वो बनी नहीं आज तक। और तो कहाँ कमी रह जा रही है? सड़कें नहीं है। आप क्योंकि आप उसी क्षेत्र के हैं और आपने गांव भी गिना दिए, तो मैं भी आपको गांव गिनाना चाहता हूं। तो सुदामापुर का मैंने अभी जो बजट आया है उसमें 3.5 करोड़ की रोड हमने स्वीकृत कराई है, और साथ में मदरी गांव, आप कह रहे हैं मदरी गांव तो 2 तरफ से जुड़ा हुआ है, एक तरफ से बीच में नहीं जुड़ पा रहा है क्योंकि लोगों की प्राइवेट जमीनें हैं। तो अब मैं एक एक गांव की बात बताऊंगा, तो मैं तो हर गांव की भौगोलिक स्थिति और वहां की समस्याएं जानता हूँ। सुदामापुर में भी यही समस्या है, अभी भी मैंने रोड स्वीकृत करा दी, लेकिन वहां पर प्राइवेट जमीनों में लोग जमीन नहीं दे रहे हैं। लेकिन हमने ऐसे गांव, चांद कुरैली जैसे गांव, जहां पर कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि रोड बन पाएगी, आपके वहां से ओबरी गांव लगता है, ओबरी में कभी किसी ने कल्पना नहीं करी थी, वहां पे सड़क हमने बनवा दी। कंचनपुर कभी नहीं जुड़ पाया था, कंचनपुर को हमने 3 तरफ से जुड़वाया। ऐसे कई गांव में एक गांव गिनाऊंगा तो मैं बहुत समय लग जाएगा, लेकिन अनेकों गांवों को हमने आज काली सड़क से जुड़वाया है, और आने वाले समय पर भी पीडब्ल्यूडी के माध्यम से और प्रधानमंत्री सड़क का भी अभी सर्वे हो चुका है। तो कई गांव जो छूटे हुए थे, टोले मजरे, उनको भी हम लोग जोड़ने का काम करेंगे। आपके कई सारे घाट के ऊपर के तो लगभग सभी गांव कनेक्टेड हो चुके हैं, घाट के नीचे के ही कुछ गांव अभी छूटे हुए थे। गांव भी नहीं हम कह सकते, उसको टोला मजरा बस कह सकते हैं, क्योंकि गांव लगभग सभी 100% कनेक्टेड हो चुके हैं। और राष्ट्रीय राजमार्ग की मैं बात करूं तो राष्ट्रीय राजमार्ग सिरमौर विधानसभा में एक भी राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं था जी। आज रीवा से सिरमौर की सड़क मेरे ख्याल से पूरे रीवा जिले की सबसे बेहतरीन सड़क है, और उसको आप सेकंड फेज में माननीय गडकरी जी ने कुछ दिन पहले जबलपुर में उसका भूमि पूजन भी किया है। सिरमौर से डभौरा की भी रोड हमारी स्वीकृत हो गई है। आपने जो सड़कों के बारे में, जो पुलों के बारे में बताया, सितलाहा का पुल जो है वो डूब जाता है बिल्कुल। उसके लिए भी हमारी गडकरी जी से चर्चा हुई है। उसमें अपनी भारतमाला की जो सड़क है वो उसका प्रस्ताव हुआ है, और भारतमाला की सड़क जो है वो चित्रकूट से लेकर सिरमौर, माने सतना सिरमौर होते हुए जवा से शंकरगढ़ जाने वाली है। तो ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम होगा। तो उसमें हमारा सितलाहा का ये पुल भी शामिल होगा, क्योंकि टमस नदी कोई छोटी नदी तो है नहीं बिल्कुल, तो उसमें हमको बड़ा पुल बनाना पड़ेगा। और क्योंकि जब तक बड़ी सड़क नहीं होगी स्वीकृत, तब तक बड़ा पुल उसमें हमको प्राप्त नहीं हो पाएगा। ये जरूर है कि 2-4 जगह ऐसी घटनाएं हो गई। भनगावा में, जिस गांव की आप बात कर रहे थे, आपने जहां बताया, मुझे जानकारी है उसके बारे में, घर पे भी गया था। भनगावा का जो गांव है बरहटा, बरहटा में एक ऐसी घटना हुई थी। बरहटा अगर आप जानते होंगे तो बरहटा में भी सड़क पहले नहीं थी। ये मेरे काल में ही सड़क बनी। लेकिन आप क्योंकि उस क्षेत्र के हैं तो आपको ये भी जानना जरूरी है कि वो गड़ार का क्षेत्र है। गड़ार में ऐसे कई सारे पॉइंट होते हैं जहां पर हमको कई सारे छोटे पुल पुलिया बनाने पड़ते हैं, और वो पुल पुलिया जो है जब बरसात का, जब हेवी बारिश होती है तो डूब जाते हैं। तो वो 4-6 घंटे का ऐसा समय रहता है जब वो पुल पुलियाओं में से कोई निकल नहीं पाता है। और हम हर टोले मजरे में बड़ा पुल बनाने की सरकार के पास इतना बजट तो फिलहाल नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि वहां पे भी हम लोग उसकी हाइट बढ़ाएं। अब पहले अगर वहां पे रौली, भडरा, इस तरफ के भी जो पुल थे वो पहले छोटे छोटे पुल थे, वो सब हमने ऊंचे करवा दिए। तो जो छोटे मोटे पुल है, जहाँ पर आपका बरगढ़ तरफ जाने वाले जो पुल है रामबाग से आगे, वो भी हमने ऊंचे करा दिए। तो वो सब चीजें हो चुकी हैं। अब जो अगले फेज में जो बचे हुए हैं उनको भी हम लोग ऊंचा करवा देंगे। जी बिल्कुल, हम ये नहीं कह रहे हैं कि काम नहीं हुए, काम 12 साल में बहुत हुए हैं। हम खुद देखते हैं कई ऐसे गांव हैं जहां कनेक्टिविटी अब अच्छी हो गई है। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि 12 साल से आप विधायक हैं जी, इन 12 सालों में कौन सा ऐसा काम है आपने किया जिसे याद करके आप खुश हो जाते हैं, जो सबसे बड़ा काम आपकी नजरों में हो? देखिए, आप जैसा आपने कहा कि मदरी गांव के आसपास के आप हैं, तो आपने देखा होगा कि हमारी सिरमौर विधानसभा में एक भी शासकीय महाविद्यालय नहीं था जी। आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि हमने सिरमौर में 2 शासकीय महाविद्यालय खोले, और 2 शासकीय महाविद्यालय में सबसे महत्वपूर्ण आपके नष्टिगवा गांव में जो हमारा महाविद्यालय खुला है, उसमें आज
मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि हमने जो कॉलेज खुलवाया, काफ़ी विरोध हुआ उसमें बीच में डभौरा वगैरह जाने का, लेकिन जहाँ खोला आज पूरे जवाब क्षेत्र के लड़के बच्चों की वहाँ पर शिक्षा प्राप्त हो रही है। उच्च शिक्षा पहले बच्चों को पहले बाहर जाना पड़ता था या प्राइवेट विद्यालय में जाना पड़ता था, लेकिन आज वहाँ पर लगभग 1300 बच्चे उसमें शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और 1300 में से 1000 बच्चियां हैं। तो जो बच्चियां 12वीं के बाद जिनकी शिक्षा बंद हो जाती थी, जी जी उनको आज हम शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अपने आप में बहुत बड़ी योगदान है और खासकर उसमें SC ST की हमारी बच्चियां बहुत ज़्यादा है। तो उनको क्योंकि उन लोग के पास साधन कम रहते हैं, अपने बच्चों को बाहर नहीं भेज पाते हैं, तो लोकल में ही उनको वहाँ पर शिक्षा प्राप्त हो रही है। एक ये मेरे ख्याल से मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथ में हमारे तराई अंचल में और कई सारे गांव हैं आपके मदरी और आसपास में भी, कभी लोगों ने सोन का पानी नहीं देखा था जी। आज सोन का पानी हमारे तराई अंचल में नहर के माध्यम से पहुंच रहा है। उसमें भी हम सेकेंड फेज में डभौरा के गांव जो छूटे हुए हैं उनको भी हम लोग जोड़ने का काम करेंगे। तो माननीय मोहन यादव जी ने अभी जब वहाँ पे घोषणा किए थे नशिगावा कॉलेज में, तो उन्होंने डभौरा के जो 8-10 गांव छूटे हुए हैं जो, उनको भी जोड़ने का उसमें काम किया जाएगा। तो ये अनेकों हमारे जो नहरों के सिंचाई का काम है, शिक्षा का काम है, ये मेरे ख्याल से मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल, मैं आपको साधुवाद देता हूँ इस काम के लिए, क्योंकि मैं भी देखता हूँ कि जो लड़कियां 12वीं पढ़ने के बाद से वो घर में बैठ जाती थी, वो अब कॉलेज जाने लगे, ग्रेजुएशन करने लग गई हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि हमारे सिरमौर विधानसभा की कौन सी ऐसी समस्या है जो आपको सबसे बड़ी हो और क्या उसमें क्या करना चाहिए, कैसे से वो खत्म होगी? देखिए, हमारा जैसे मैंने कहा ना कि एक जो रोड मैप हमने बनाया था कि हम अपने क्षेत्र में पहले मूलभूत सुविधाएं दें। जी। तो जो मूलभूत सुविधा की बात हमने करी, तो लगभग रोड लाइट के हमने लगभग, मैं कह सकता हूँ कि आज 90% हमने उसकी जो उपलब्धता थी वो हमने करवा दी है। अब मात्र 5 से 10% गांव या मजरे, टोले मजरे ऐसे बचे हैं जहाँ पर सड़कें नहीं पहुँच पाई हैं, उनको भी हम लोग जल्द से जल्द करेंगे। लेकिन जो मेन मेरा मानना है कि हमने शिक्षा दे दी, हमने सिंचाई की सुविधा दे दी, लेकिन हमारे अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि अभी बेरोजगार घूम रहे हैं। तो उनके लिए हम चाहते हैं कि वहाँ पे कोई ना कोई इंडस्ट्रियल एरिया आए। और मैं माननीय मोहन यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमारे मध्य प्रदेश में लाने का काम किया है। जरूर अभी हमारा सिरमौर क्षेत्र से छूटा हुआ है, लेकिन अब प्रयास में है कि हमारा सिरमौर क्षेत्र भी, जो हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मध्य प्रदेश में आ रहा है, उसमें हमारा सिरमौर क्षेत्र भी जुड़े। और मैं निरंतर प्रयास में हूँ। जमीन की सबसे बड़ी समस्या आती है जी। कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया आता है तो उसके लिए शासकीय जमीन या कहीं ना कहीं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वहां पे लाने के लिए जमीन की उपलब्धता होनी बहुत जरूरी है, जो कि मैं पिछले 5-6 साल से कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन हमको जमीन हमारे सिरमौर क्षेत्र में, आपको लगता है कि सिरमौर में जमीन बहुत है, लेकिन सिरमौर जब हम जमीन ढूंढने जाए तो जमीन नहीं मिल पाती हमको। तो जमीन की हम लोग को समस्या है, जो कई जगह फॉरेस्ट के और रेवेन्यू के विवाद हैं, तो उसके कारण हमको जमीनें नहीं मिल पा रही हैं। तो कोशिश कर रहे हैं कि उसको हम लोग जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करें। जमीनें कुछ अगर वहाँ पर हमको शासकीय प्राप्त हो जाएगी तो हम एक अच्छा इंडस्ट्रियल एक जोन वहाँ पे बनाने का प्रयास करेंगे। हमारा सिरमौर में एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि हमारे रीवा जिले में हम अभी तो गोविंदगढ़ कुला नहीं, लेकिन रीवा का दूसरा सबसे पुराना हमारा रेलवे स्टेशन डभौरा का है। तो हम ऑलरेडी कलकत्ता मुंबई की लाइन में हम लोग बसे हुए हैं। तो उससे, क्योंकि रेलवे लाइन होने का बहुत बड़ा फायदा होता है इंडस्ट्रियल जोन के लिए, तो रेलवे है, हाईवे है, तो ये सब चीज होने के कारण आने वाले समय पर हमारे यहाँ अगर इंडस्ट्री आएगी तो मेरे ख्याल से हमारे क्षेत्र के युवाओं को बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा। अभी बीते कुछ सालों में अपने सिरमौर में क्या पूरे रीवा में नशा बहुत व्यापक तरीके से बढ़ा है। अभी कुछ घटनाएं भी हुई, कुछ ऐसी खबरें भी आई रीवा से, सिरमौर से, नशे को लेकर। तो कहाँ कमी रह जा रही है, क्यों इतना बढ़ रहा है, कैसे इसमें रोक लगेगा, इसके लिए कोई प्लान, रोड प्लान बनाया है आपने? देखिए, निरंतर हमारी जो जिला की बैठक होती है जी, तो उसमें हम सभी विधायक हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे भाजपा के हों। कांग्रेस के तो कमी है, लेकिन हम सभी भाजपा के विधायक ने कलेक्टर और SP दोनों को हम लोगों ने कई बार निर्देशित किया है कि इसको, समस्या को हमको जड़ से उखाड़ना है जी। और किसी भी तरीके से हम लोग की तरफ से कोई भी ऐसी व्यक्तियों को या उनके जो समूह है उनको हमको बढ़ावा देने की आवश्यकता नहीं है। और मेरा अभी भी मानना है कि हम सब मिलकर के अगर उसको हटाने काम करेंगे तो जल्द निश्चित रूप से वो हट जाएगा। तो देखिए, प्रयास में है, मेरे ख्याल से भी SP कलेक्टर अच्छा काम कर रहे हैं। काफ़ी मेरे क्षेत्र में भी हमको दिखता है कि काफ़ी पकड़ाव चालू हो गया है। तो निश्चित रूप से मेरे ख्याल से उस पर हमारा नज़र है और उसको और जल्द से जल्द सुधार करने का काम करेंगे।
बिल्कुल। आप मोहन सरकार के इस कार्यकाल को कैसे देखते हैं? 2 साल का जो उनका कार्यकाल हुआ, उसको आप कैसे देखते देखिए, हैं? मैंने जैसा कि आपको कहा कि मध्य प्रदेश एक ऐसा पिछड़ा हमारा क्षेत्र था जहाँ मूलभूत सुविधाएं नहीं थी, किसानों की आय बहुत कम थी। आज हमारे मध्य प्रदेश को हम उस श्रेणी में नहीं गिन सकते हैं कि हमारा मध्य प्रदेश एक बीमारू राज्य हो। हम अब एक उड़ान की तरफ जा रहे हैं और माननीय मोहन यादव जी ने अपने इस कार्यकाल में अभी 2 साल में मेरे ख्याल से जो मेरा मानना है कि सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने 2 फील्डों में काम शुरू किया है। एक तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में लाने का, हमारे इंदौर, पीतमपुर जैसे कई इलाके हैं जहाँ पर काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज आज आ रही हैं। मैं कुछ दिन पहले मेरा सौभाग्य था कि मैं पुणे में गया था, वहाँ पे इलेक्ट्रिक कार्स की इंडस्ट्री है और मोबाइल फ़ोन की इंडस्ट्री है। तो वहाँ के काफ़ी इंडस्ट्रीज से मेरी चर्चा हुई और वो सब आज हमारे मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करने आ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है कि महाराष्ट्र से आज यहाँ पर मध्य प्रदेश में कंपनीज आकर के शिफ्ट हो रही हैं, अपना प्लांट यहाँ लगा रही हैं। तो ये यहाँ के युवाओं के लिए बहुत बड़ा मेरे ख्याल से पॉजिटिव, मेरे ख्याल से माननीय मोहन यादव जी के तरफ से काम किया जा रहा है। और दूसरा, उन्होंने टूरिज्म पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है। तो ये दोनों कहीं ना कहीं हमारे नौजवानों के लिए एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम करेंगे। तो टूरिज्म, अपना मध्य प्रदेश टूरिज्म के लिए मेरे ख्याल से बहुत जल्दी एक अच्छी ऊंचाइयां पे प्राप्त करें। मध्य प्रदेश में सभी चीज़ है, चाहे वो जंगल हो, हेरिटेज हो, कल्चर हो, आपके मठ मंदिर हो, ये सारी चीज़ें मध्य प्रदेश में उपलब्ध हैं। और इसको अगर हम अच्छे से अगर नर्चर करेंगे, कैप्चर करेंगे, तो यहाँ पे काफ़ी टूरिज्म की संभावनाएं हैं। और टूरिज्म से मैं सभी जानते हैं कि जितना एम्प्लॉयमेंट टूरिज्म देता है वो और कोई डिपार्टमेंट या कोई और सेक्टर नहीं देता है। तो मेरे ख्याल से टूरिज्म में हम लोग फोकस कर रहे हैं और इंडस्ट्री पे निश्चित रूप से माननीय मोहन यादव जी फोकस करें, इसलिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। और मेरे ख्याल से इस पे और आगे हमको तेजी से इसमें काम करने की आवश्यकता है। अभी विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है, इससे जुड़ा मेरा एक ये प्रश्न है कि क्या विधानसभा लाइव नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें भी पता चले कि हमारे विधायक वहाँ पे हमसे जुड़े क्या सवाल पूछते हैं, और हम जैसे पत्रकारों को भी पता चले कि वहाँ पे चीजें क्या चल रही हैं। क्यों नहीं होता है लाइव? अब ये तो अध्यक्ष जी से पूछना पड़ेगा। मैं तो मानता हूँ कि लाइव हो जानी चाहिए। मैं पिछली बार माननीय गौतम जी के साथ मेरी समिति में था, तो डिजिटलाइजेशन के बारे में हम लोग ने काफ़ी काम किया था और वो भी बहुत जल्दी होने वाला है। तो मेरे ख्याल से जैसे ही अपनी विधानसभा डिजिटल हो जाएगी, उसी के साथ शायद जो लाइव प्रसारण की आप बात कर रहे हैं वो भी हो जाएगा। पहले तो हम लोग वीडियो भी नहीं निकाल सकते थे, अब तो कम से कम हम जो अपना जो वहाँ पे स्पीच देते हैं उसकी हम क्लिप निकाल करके अपने सोशल मीडिया में हम डाल सकते हैं। तो ये एक बदलाव धीरे धीरे शुरू हुआ है। मेरे ख्याल से बहुत जल्दी अपनी सरकार, माननीय मोहन जी और तोमर जी मिलकर के इसमें कोई नए निर्णय लेंगे और निश्चित रूप से जनता को जानकारी होनी चाहिए। मैं इसमें पूरी तरीके से सहमत हूँ। ये थे सिरमौर के विधायक दिव्यराज सिंह जी। इन्होंने क्षेत्र की जनता को आश्वस्त किया है कि जो काम बच गए हैं, जहां सड़कें नहीं बनी हैं, जो स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं, वो जल्द से जल्द पूरी होंगी। धन्यवाद।